गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सैलरी की रिवीजन क्लासेस चल रही थी। मैंने एक क्लास में आपको अलाउंसेस खत्म कराए, दो क्लासेस में मेरे पास खत्म हो गए और आज मेरे को आपके साथ खत्म करना है पूरा सैलरी का चैप्टर, जिसमें मेरे बचे हुए हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स और उसके बाद डिडक्शन और लास्ट रिलीफ अंडर सेक्शन 89। देखते हैं कितना हो पाता है या नहीं हो पाता, करना आ जाइए। ठीक है, तो आज किसी भी हाल में इसे खत्म करते हैं, फटाफट शुरू करें। आइए, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अगर हम बात करें तो हमारे 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, लेकिन मेरे को जो मेजरली आपके साथ डिस्कस करने हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछे तो सभी जाते हैं, लेकिन हाँ, 3 जो कि सीक्वेंस में मेरे को आपको बताने हैं। एक, सबसे पहले पेंशन। दूसरा, और इनको इसी सीरीज में कीजिएगा, किस वजह से वो मैं अभी आपको बताता हूं। दूसरा, ग्रेचुटी। ठीक है, और तीसरा, थर्ड, मेरे पीछे तो नहीं चुप रहा, लीव एनकैशमेंट। मैंने जानबूझ के ये ऐसे लिखे हैं और आप लोग ऐसे ही करें। क्यों बेटे? यहां पे जब हम लीव एनकैश पेंशन करेंगे तो पेंशन, एक तो दो तरीके की पेंशन होती है। एक होती है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड बोले तो लमसम अमाउंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक होती है अनकम्यूटेड, मतलब हमें मंथली मिलता रहेगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट होने के बाद मेरे को पेंशन मिल रही है। पेंशन हम लोगों को कैसे मिल सकती है? पेंशन हम लोगों को मंथली बेसिस पे भी मिल सकती है और कम्यूटेड पेंशन लमसम बेसिस पे भी मिल सकती है। अगर मेरे को कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो मैं किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हूं, वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन अगर अगर कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो यहां पे दो लेम है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है या अदर्स को मिल रही है? और यहां पे है जिस वजह से मैंने ये दोनों इकट्ठे उठाए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है या अदर्स को, तीनों इकट्ठे उठाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर मिल रही है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मतलब कौन कौन क्या है? यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये 4 तरह के इंप्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कवर होंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन। लेकिन अब बात करते हैं ग्रेजुटी की। मैं अभी सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन मैं बीच में उठ के क्यों आ गया ग्रेजुटी पे, वो मैं आपको बता देता हूं और मैंने इनको क्यों टेकअप कर रखा है। ग्रेजुटी में अगेन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है या अदर्स को मिल रही है? लेकिन यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड लोकल अथॉरिटी। यहां पे आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज कवर नहीं होते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी विल बी कवर्ड अंडर अदर्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। लीव एनकैशमेंट भी अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है एंड अदर्स को मिलती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कौन कौन कवर है? यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर है, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर है, बाकी दोनों कवर नहीं है। मींस यहां पे लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंडर कवर नहीं है, वो अदर्स के अंडर कवर होते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि जब आपको हार्ड कॉपी मिलती है नोट्स की, जब फेस टू फेस क्लासेस हम लोगों की होती थी, तो मैंने 3 पेज, पहले पेज पे पेंशन, दूसरे पेज पे ग्रेजुटी और तीसरे पेज पे लीव एनकैशमेंट। तो मैं सबसे पहले यही दिखाता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में यहाँ पे ये कवर है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ठीक है जी, अब हम शुरू से शुरू करते हैं। मतलब क्या? पेंशन। तो पेंशन एक ऐसा अमाउंट है जो हमें रिटायरमेंट पे पूरा भी मिल सकता है। हम कहें कि सर मेरा पेंशन, पेंशन होती क्या है भाई? जो आपका पीएफ का पैसा इकट्ठा डल रहा था, एक तो वो आरपीएफ में आपका पैसा मिल रहा है और साथ ही साथ अब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में और प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में पेंशन भी मिलती है। तो वो कब तक मिलती है सर? एम्प्लॉय रिटायर हो गया उसके बाद मिलनी शुरू होती है और जब तक वो जिंदा है जब तक मिलती है, और कई केसेस में फैमिली पेंशन भी मिलती है, बाद में लीगल एयर्स को भी मिलती है। ठीक है,
अब ये पैसा, क्योंकि आपको याद आना चाहिए चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में है कि एम्प्लॉयर से या फॉर्मल एम्प्लॉयर से पैसा मिले तो हम उसे कहते हैं वो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो यहां पे मेरे करंट एम्प्लॉयर से, क्योंकि अब तो मेरी रिटायरमेंट हो गई, नाउ ही इज नॉट माई एम्प्लॉयर बट ही इज माई फॉर्मल एम्प्लॉयर, तो वो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगा। और कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होगा, सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है अगर, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन अब अगर अदर्स को, मतलब बाकी और किसी को मिल रही है तो क्या होगा? तो यहां पे दो केस हैं मेरे पास, मैं ऐसे ही बनाता हूं जैसे बनाता हूं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जैसे आपको नोट्स में दिखे, ठीक है। अब अदर्स को मिल रही है, मतलब क्या? जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अगर ग्रेजुटी वो पेंशन मिल रही है, तो पहली बात फिर दोबारा समझते हैं, कम्यूटेड मंथली मिल रही है, एक होती है अनकम्यूटेड। सर सारी की सारी अभी दे दो, लेकिन सारी की सारी अभी दे दो तो सारी ये पेंशन आज खा जाऊंगा तो फिर मंथली नहीं मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं कि सर कम्यूटेड पेंशन पूरी इतनी मिलती है, जैसे कोई एम्प्लॉय, एग्जाम्पल ले रहा हूं प्लीज, ठीक है, 60 में किसी की रिटायरमेंट हुई और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जा रही है 80 ईयर्स, तो 20 साल तक इसे पेंशन देनी है। तो ये कैलकुलेशन वगैरह कि 20 साल तक की पेंशन जो बनेगी कितनी बननी है और कितनी लमसम में दी जाए, ये सारी कैलकुलेशन एक्चुअल वगैरह करते हैं, हम लोगों को नहीं करनी। हम लोगों ने तो इनकम टैक्स में टैक्स लायबिलिटी देखनी है। अब क्या होता है, अगर वो बंदा आज रिटायर हो रहा है 60 साल पे, वो कहता है सर सारी पेंशन मेरे को आज ही दे दो, तो उसकी सारी पेंशन लेट से 20 लाख रुपए बन रही है, तो 20 लाख रुपए आज ही दे दो। अब वो 20 लाख रुपए आज ही मिल जाएंगे तो उसे मंथली नहीं मिलेंगे। तो अब उसके दिमाग में क्या आया कि यार 20 लाख रुपए आज ही ले लिए तो मंथली नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा सर जो मेरी ये टोटल पेंशन बन रही है ना, आप ऐसा करो इस टोटल पेंशन का कुछ पार्ट मेरे को आज दे दो। कितना भी मांग सकता है, 50% मांग ले, 40% मांग ले, वो उसकी मर्जी है। 70% मांग ले कि आज लमसम में इतना दे दो, बाकी मंथली दे चलने दो, ठीक है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं। इसकी अगर ये मंथली पेंशन लेता तो 10,000 रुपीज पर मंथ बनती, एग्जाम्पल है। और अगर ये टोटल पेंशन आज ही ले ले, लमसम में कम्यूट करवा ले, तो इसकी पेंशन बन रही है 20 लाख। ये बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला केस लेते हैं कि अगर इसने 50% पेंशन कम्यूट करा ली, तो 50% तो कम्यूट में आ गई, इसे 10 लाख रुपए तो आज ही मिल जाएंगे। लेकिन जो इसे मंथली पेंशन मिलनी थी, अब वो मंथली पेंशन 10,000 रुपए थोड़ी ना मिलेगी, वो मंथली पेंशन का भी कितना रह जाएगा? 50% ही रह जाएगा, जो उसे मिलती रहेगी। अब दूसरा एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये मेरे को कहता है कि सर मेरे को 70% आज ही दे दो, तो 20 लाख का 70% हम इसे आज ही दे रहे हैं, 14 लाख रुपीज। 30% है जो लमसम मिलता रहेगा, तो 10,000 का 30% जो है 3,000 पर मंथ, वो उसे अभी भी मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है, इस वजह से मैंने इतना डीपली इस इशू को लिया, ठीक है। अब हमें टैक्स लायबिलिटी कैसे बतानी है सॉरी, ठीक है। तो मंथली वाली तो पूरी टैक्सेबल होनी है। अब जो कम्यूट करा ली और अदर्स में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो एग्जेम्प्ट है, जो अदर्स में है उसमें दे रखा है कि एग्जेम्प्ट कितनी होगी इफ ग्रेजुटी, पहले इससे पूछा जाएगा भाई तेरे को ग्रेजुटी भी मिली है, इफ ग्रेजुटी नॉट रिसीव्ड, ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, तो एग्जेम्प्ट होएगी हाफ ऑफ टोटल पेंशन, टोटल पेंशन का हाफ इसका टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर मैं 70% वाला केस लेता हूं, तो ये कहेगा मेरे को 70% दे दो, तो 70% हम लोगों ने इसे रिसीव कितनी हो गई? इसे रिसीव हो गई 14 लाख। और इसको एग्जेम्प्ट कितना होएगा? अगर इसने ग्रेजुटी नहीं रिसीव की है, तो इसकी टोटल पेंशन जो बन रही थी 20 लाख, उसका हाफ एग्जेम्प्ट होएगा, जो कि हो गया 10 लाख एग्जेम्प्ट होएगा। तो इसको टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपीज। होप्सो मेरी बात आपको क्लियर है एग्जाम्पल से, ठीक है। दूसरा आगे केस लेते हैं, इफ ग्रेजुटी नॉट, इफ ग्रेजुटी रिसीव्ड, इफ ग्रेजुटी ऑल्सो रिसीव्ड, तो क्या होगा? तो होगा एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट 1/3 ऑफ
टोटल पेंशन, टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर यही वाला केस लेते हैं तो इसको मिली कितनी है 14 लाख, एग्जेम्प्ट कितना होएगा 20 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 20 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होएगा और बाकी जो बचा वो टैक्सेबल हो जाएगा। होप सो मेरी बात क्लियर है। क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22। तो लेट्स से कि एक बंदा 1 जून 2021 को रिटायर हुआ, उसकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन बनी, उसने 1 अक्टूबर को आके अपनी 40% पेंशन कम्यूट करा ली और जिसके बदले में उसे 8 लाख रुपए मिले, 8 लाख रुपए मिले। अब आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो इन पहले अप्रैल और मई की तो इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो जून 10,000 रुपए पर मंथ मिलने शुरू हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में उसने कम्यूट करा ली, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है 4 मंथ्स की, तो उसे 10,000 के हिसाब से 40,000 रुपीज मिले। एक चीज, दूसरा जब उसने 40% कम्यूट कराई, 40% कम्यूट करा के उसे मिले हैं 8 लाख रुपीज, तो 40% ऑफ टोटल पेंशन इज इक्वल टू 8 लाख, तो टोटल पेंशन इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 40%, तो वो कितनी हो गया जी 20 लाख रुपीज टोटल पेंशन निकल गई। अगर क्वेश्चन में दे रखा कि ग्रेजुटी नॉट रिसीव्ड, तो इसका हाफ 20 लाख का हाफ एग्जेम्प्ट होएगा, तो 10 लाख एग्जेम्प्ट होना है, तो 8 लाख रिसीव हुआ, 10 लाख एग्जेम्प्ट है, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। ये हो गया कम्यूटेड का पार्ट। अब अनकम्यूटेड 10,000 तो चली रही थी ना, अब जब 40% कम्यूट करा लिया तो 60% मतलब 6,000 रुपीज, वो तो अभी भी आएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ के, तो ये हो गया 36,000। तो कम्यूटेड अनकम्यूटेड हो गई हम लोगों की टैक्सेबल 76,000 और कम्यूटेड हम लोगों की एग्जेम्प्ट रही। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी चीजें कवर करा दी। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल के साथ हम लोगों की चीजें कवर हो गई, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ चीजें बता दी हैं। क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको अगर एक बार नोट से गो थ्रू कराने की कोशिश करूं तो ये हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ रहे हैं, मैंने समरी नोट्स आपको दे दिए हैं, फुल फ्लेज नोट्स ये हैं। ठीक है, और पेंशन में पहला आया हमारा अनकम्यूटेड पार्ट वो हमारा फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कम्यूटेड पेंशन दैट इज लम सम अमाउंट, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़, उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एनी अदर केस में gratuity is also received, then exempt 1/3 of the total pension taxable is equal to received minus exempt, and gratuity not received के केस में half of the total pension। ठीक है जी सर, चलिए अब एक दो पॉइंट और देख लीजिएगा। पेंशन received by the legal heirs after the death of the employee is taxable under the head income from other sources in the hands of legal heirs and exempt up to, ये income from other sources के चैप्टर में भी देखा आपने, 1/3 of the total pension received or 15,000 per annum, whichever is less. Pension received by UNO employees, United Nation Organization, or their family member is not chargeable to tax, exempt होती है। Family pension received by the family members of the armed forces is exempt under section 1019। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और इज लीगल heirs फ्रॉम द नेशनल पेंशन फंड अंडर 80 CCD इज फुल्ली टैक्सेबल। ऑल्दो ये पॉइंट पूरा ठीक नहीं है क्योंकि अब उसमें से कुछ एग्जेम्पशन भी मिलनी पड़ लगी है, तो वो मेरे डिडक्शन का पार्ट है, डिडक्शन से रिवाइज कर रहे होंगे तो हम देखेंगे। चलिए जी, उसके बाद अब आगे आते हैं और चलते हैं ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी पे ध्यान दीजिएगा। ग्रेचुटी एक्चुअल में आप लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो ग्रेचुटी एक्ट है एक, तो अगर आपकी जॉब को 5 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, आपका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, तो आपके लिए वो ग्रेचुटी में पैसे डलवाता है, जो कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे और खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वो उस टाइम पे मिल जाता है। ठीक है, तो अगेन ग्रेचुटी की बात ये समझिएगा कि ग्रेचुटी अगर आपने ड्यूरिंग द जॉब, ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यूरिंग जॉब अगर आपने एनकैश करा ली, ड्यूरिंग जॉब अगर आपने एनकैश कराई, दैट विल बी
फुल्ली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब ग्रेच्युटी अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट मतलब अदर्स को मिल रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कौन कौन से कवर हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लेकिन यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज कवर नहीं होंगे। और इनको अगर ग्रेजुटी मिल रही है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट, अगर आप अदर्स हैं, मतलब क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में आपसे फिर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट है, कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट। समझिएगा इस बात को, क्या वो ग्रेजुटी एक्ट में कवर है, कवर है मतलब ग्रेजुटी एक्ट एम्प्लॉयर के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और उसकी वजह से वो पैसे डाल रहा है। दूसरा, ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा लेकिन फिर भी उसने अपने आप को ग्रेजुटी एक्ट में रजिस्टर कराया और अब ग्रेजुटी एक्ट के हिसाब से पैसे डलवा रहा है, दैट इज कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट। एक ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं है फिर भी वो आपके लिए ग्रेजुटी एक्ट में पैसे डलवा रहा है, तो ये दो अलग अलग चीजें हुई। ठीक है, अब एग्जेम्प्ट कितना होगा, मैं ये चीज बीच में लिख रहा हूं, एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ये तीनों दोनों के लिए ये बात है, ठीक है ना, जो सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ए दोनों में सेम है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। बी भी दोनों में सेम है, ₹20 लाख, ₹20 लाख। अब जो थर्ड लिमिट आती है दैट इज अ फॉर्मूला बेस्ड लिमिट, दैट इज अ फॉर्मूला बेस्ड लिमिट, एक फॉर्मूला बना रखा है इन्होंने और उसके हिसाब से देखना है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रेजुटी एक्ट में कवर है बेनिफिट उसको ज्यादा देना चाहिए या जो ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं है उसको ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड है उसको ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए। तो एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है कि जितना टाइम आपने जॉब किया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, उसकी हाफ मंथ की सैलरी, जितने साल आपने जॉब की है उसके आधे महीने की सैलरी। अब ये दोनों चीजें यहीं पे दोनों जगह सेम लिखी हुई हैं, लेकिन फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस में यहां पे है फ्रैक्शन 6 months और अबव टेकन एज फुल ईयर। मतलब क्या कि अगर आपने 6 महीने या उससे ज्यादा काम किया है तो उसे पूरा साल माना जाएगा। इन द सेंस कि अगर आपने 34 ईयर्स 8 मंथ्स काम किया है तो ग्रेजुटी कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट वाले में आपके वो 34 ईयर 8 मंथ्स को 35 ईयर्स मान लिया जाएगा। लेकिन यहां पे जब ये चीज पढ़ी जाती है तो यहां पे लिखा जाता है फ्रैक्शन इग्नोर्ड, फ्रैक्शन इग्नोर्ड मतलब क्या, 34 ईयर्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 34 ईयर 11 मंथ्स 15 डेज भी हुए हैं तब भी उसे 34 ईयर्स के लिए लिया जाएगा। तो बेनिफिट किसको मिला, ऑब्वियस सी बात है कवर्ड वाले को बेनिफिट मिला। नेक्स्ट, हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ कितना होता है, 15 दिन का हाफ मंथ होता है और महीने में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं। लेकिन कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट में कहा गया कि 4 संडे भी तो होते हैं, तो इन्होंने इसको कहा 15/26, जबकि यहां पे इसको लिया गया 15/30, इसको लिया गया यहां पे 15/30। ठीक है, तो अगेन आप कैलकुलेटर पे करके देखें, 15/26 फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, 15 ये रहा कैलकुलेटर मेरे पास, 15/26 करता हूं तो 0.576 आ रहा है, जबकि 15/30 करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ ही गए होंगे कि वो तो पूरा का पूरा 0.5 ही आएगा। ठीक, तो
एक चीज ये हो गई। उसके बाद सैलरी का मतलब उसमें भी लोचा किया। उसमें यहां पे क्या कहा, जब कवर्ड वाले में देखा तो यहां पे सैलरी का मतलब दिया गया लास्ट ड्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डीए। लास्ट ड्रॉन मतलब क्या, जब रिटायर हो रहा है उस टाइम की बेसिक सैलरी और डीए लिया जाएगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी एंड डीए, और जब यहां पे सैलरी की बात ली गई, यहां पे तो आफत ही मचा दी। क्या कहा गया, एवरेज सैलरी लेंगे पहली बात तो फॉर 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। जिस महीने में रिटायर हुए हैं उस महीने को छोड़कर उससे पहले 10 महीनों की एवरेज सैलरी लेनी है, उससे पहले 10 महीनों की एवरेज सैलरी लेनी है। सर फर्क क्या पड़ेगा बेटे, लास्ट जब मैं रिटायर हो रहा था उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 10,000, तो 50,000 एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यहां पे क्या लिया जाएगा, 50,000 लिया जाएगा। लेकिन जब मैं रिटायर हो रहा था जब तो 50,000 थी, लेकिन 4 महीने पहले ही मेरी सैलरी बढ़ी थी और 4 महीने पहले मेरी सैलरी थी 40,000, तो 40,000 इंटू 6 प्लस 50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 करके निकालो। ऑब्वियस सी बात है ये 50 से कम ही निकलेगा, क्योंकि यहां पे एवरेज करने के लिए कह रहा है। तो जहां पे भी सैलरी में बाई चांस पिछले 10 महीनों में इंक्रीमेंट हुआ है तो वहां पे वो सैलरी कम हो जाएगी। प्लस यहां पे सैलरी का मतलब क्या दिया हुआ है वो भी सुन लीजिएगा। सैलरी का मतलब यहां पे दिया हुआ है बेसिक सैलरी प्लस डीए एज पर टर्म्स वाला, यहां पे पूरा डीए, यहां पे देखोगे पूरा डीए, लेकिन यहां पे डीए कौन सा है, एज पर टर्म्स वाला, और प्लस कमीशन सेल्स, तो ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, समझ में आती है बात। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपने चीजों को करना है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बेसिक सैलरी किसी बंदे की है 50,000 रुपीज पर मंथ, रिटायर्ड ऑन 31/12/2021, ठीक है ना। इसको मैं ले रहा हूं 30 नवंबर, ठीक है। लास्ट इंक्रीमेंट ऑन 1/7/2021 फॉर ₹10,000। डीए हम नहीं ले रहे इजी रखने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। टेन्योर ले लेते हैं हम, इसका टेन्योर ले लेते हैं 35 ईयर्स प्लस 11 मंथ्स, ठीक है। ग्रेचुटी रिसीव्ड ₹17,25,000। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल के देखिए एक बार, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल के देखिए। तो रिटायर हुआ है 30/11 को रिटायर हुआ है, तो अगर मैं ग्रेजुटी की बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम पे ग्रॉस सैलरी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। तो ए लिमिट यहाँ पे, ए लिमिट यहाँ पे, तो दोनों जगह ए लिमिट हुई 17,25,000, यहाँ पे भी 17,25,000, बी लिमिट यहाँ पे भी 20 लाख हुई, और बी लिमिट यहां पे भी 20 लाख हुई। सी लिमिट पे ध्यान देते हैं, यहां के लिए सी लिमिट, ठीक है ना, कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट के लिए, सी लिमिट पे क्या ली जाएगी जरा ध्यान दें। हम क्या लेंगे, 35 ईयर 11 मंथ्स है तो इसे लेंगे 36 ईयर, पहली बात। दूसरी बात, इसको 15/26, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सैलरी देखनी है, तो लास्ट जॉन सैलरी कितनी हुई 50,000, ये ली जाएगी, ठीक है जी।
और इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये कैलकुलेशन लें सी पॉइंट की, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा इसे, ठीक है, तो ये 35 ली जाएगी, 15/30 लिया जाएगा इसे। और सैलरी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट एक चीज में और कंफ्यूज होते हैं। 1/4/21 से ईयर शुरू हुआ, 31 मार्च 22 तक जाएगा, ये रिटायर हुआ है 30 नवंबर 2021 को। हमें पीछे 10 महीने की सैलरी लेनी है। जब पीछे 10 महीने की, जिस प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने में, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने में रिटायर हुआ उससे छोड़ दो, आप उससे पहले वाले मंथ से काउंट करोगे, तो आप अक्टूबर से पीछे चलोगे। अब अक्टूबर से, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, यहां तक जाएगा। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर हम लोगों का प्रीवियस ईयर तो अप्रैल तक चल रहा है ना, हम तो और पीछे वाले साल में घुस गए। बेटे हम सिर्फ इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए 10 मंथ्स की एवरेज ले रहे हैं, और उसमें भी हमें अक्टूबर से देखना है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। और इसकी सैलरी कब बढ़ रही है, जुलाई में, तो जुलाई में इसकी सैलरी बढ़ी, तो इन 4 महीनों के लिए 50,000 इंटू 4, ठीक है, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट कितने का था 40,000 इंटू 6, तो ये हो गया 2,40,000, और ये हो गया 2 लाख रुपीज, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 10, 44,000, यहाँ पे 44,000। तो आप खुद देखिएगा कैलकुलेशन करके, इधर का मैं निकाल रहा हूं कवर्ड वाले का, तो 50,000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, ये आ रहा है 1038,461, और उधर अगर मैं देखूं तो 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 44,000, ये आ रहा है 7,70,000। तो दोनों ही केस में सबसे छोटी लिमिट जो है फॉर्मूले वाली आई, लेकिन कवर्ड वाले में देखिएगा 10 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, और यहाँ पे केवल 7,70,000 एग्जेम्प्ट हुआ है। तो ये डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है जी, डन। और चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके एक बार नोट्स वगैरह पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसमें। ये सेक्शन 10 आ गया, रिटायरमेंट कम डेथ, सॉरी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी बट नॉट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट है तो एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट 20 लाख, 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, 6 months और अबव टेकन एज अ फुल ईयर, इंटू सैलरी। और सैलरी क्या आ रही है, सैलरी का मतलब है यहाँ पे लास्ट ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट है, अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, 15/30 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इग्नोर्ड, इग्नोर ही करेंगे, मतलब 11 मंथ्स हैं तो भी उसे इग्नोर करेंगे, इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी में सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीए एज पर टर्म प्लस कमीशन सेल। नीचे देखिएगा, मैंने 10 मंथ्स बोला था ना, वो भी पॉइंट एक बार आपको दिखा देता हूँ। 5th पॉइंट, इन केस वेयर द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट, एवरेज सैलरी विल बी कैलकुलेटेड फॉर 10 मंथ्स। आगे बहुत ध्यान से, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। आगे, ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग द जॉब इज फुल्ली टैक्सेबल। ये पॉइंट्स कुछ हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली रिवीजन क्लास में नहीं करा पाऊंगा। Where the gratuity is received for more than one employer, limit or notified under 20 lakh will be taken as a aggregate for all employers. मेरे को, मैं ए लिमिटेड में भी जॉब करता हूँ, बी लिमिटेड में भी जॉब करता हूँ, ए लिमिटेड में भी जॉब करता हूँ, बी लिमिटेड में भी जॉब करता हूँ, और दोनों से, क्योंकि रिटायरमेंट की एज तो सेम प्रीवियस ईयर में पड़ेगी, दोनों से मैं रिटायर हो रहा हूँ। जब मैं दोनों से रिटायर हो रहा हूँ तो इसका ए बी सी देखा जाएगा, इसका ए बी सी देखा जाएगा। हम लोग सम करेंगे, टोटल सम ऑफ ए, सम ऑफ सी, फॉर्मूले वाली लिमिट का भी और ए लिमिट का भी सम करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी 20 लाख, यहाँ पे भी 20 लाख करके इसको 40 लाख मत कर दीजिएगा, ये 20 लाख ही रहेगा।
और उसके बाद जो सबसे कम होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये है पॉइंट नंबर 2। ए लिमिटेड में ये केस दूसरा हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, ए लिमिटेड में मैंने जॉब की थी, ए लिमिटेड से मैंने क्या किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, जॉब छोड़ दी, तो वहां से ग्रेजुटी का पैसा ले लिया था रिटायरमेंट जॉब छोड़ते हुए, तो वहां पे भी कुछ पैसा एग्जाम्प्ट हुआ होगा क्योंकि उस टाइम पे भी ए बी सी लिमिट लगाई गई होगी और बी लिमिट 20 लाख रही होगी, कुछ एग्जाम्प्ट हुआ होगा। जब मैं अब बी लिमिटेड से रिटायर हो रहा हूं, यहां पे तो दोनों में इकट्ठे हो रहा था क्योंकि दोनों में एक साथ जॉब कर रहा था। अब क्या कह रहा हूं, बी लिमिटेड से जब रिटायर हो रहा हूं तो ए बी और सी लिमिट जो देखनी है ना, तो बी लिमिट कितनी है हमारी 20 लाख। ए लिमिटेड से जब जॉब छोड़ी थी वहां पे जितना एग्जेम्प्ट हो गया था, जितना वहां पे एग्जेम्प्ट हो गया था वो इस 20 लाख में से माइनस कर देना जो प्रीवियसली एग्जेम्प्ट हो गया था। ये है मेरा पॉइंट नंबर 3। वेयर ग्रेजुटी हैज बीन रिसीव्ड इन पास्ट, लिमिट ऑफ रुपीज 20 लाख शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट टू द एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। डन है जी। 4th पॉइंट, फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयर शैल बी कंसिडर्ड इफ ग्रेजुटी इज नॉट रिसीव्ड अर्लियर। डन है सर। तो ये मेरा काम हो गया। उसके बाद ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द लीगल हैज विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, वो उनके लिए सैलरी के एंड में नहीं होगी क्योंकि उनके साथ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था ही नहीं। चलिए जी, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगेन ये लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द जॉब मिल रही है, मतलब क्या। पहली बात तो लीव एनकैशमेंट होता क्या है बेटे, जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो कुछ तरीके से की लीव होती हैं, सीएल कैजुअल लीव, सिक लीव, और एक होती है पेड लीव। पेड लीव क्या होती हैं, जैसे आपके साल में आपको 12 पेड लीव दी गई, आपको कहा गया कि आप ये छुट्टियां ले लेंगे तो जो भी आपका सीटीसी डिसाइड हुआ है, अगर 6 लाख रुपीस का पैकेज डिसाइड हुआ है तो आपका कोई पैसा कटेगा नहीं, लेकिन अगर इन छुट्टियों पे आकर आपने काम कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, 6 लाख से भी ओवर एंड अबव मिलेगा, उसको कहा जाता है पेड लीव। तो ये पैसा आपका इकट्ठा होता रहता है और आप इस पैसे को रिटायरमेंट के टाइम पे भी ले सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय की बाई चांस डेथ हो जाती है कभी भी तो वो उस टाइम पे उसके लीगल हायर्स को मिल जाती है। अब जरा समझिएगा, अगर आपने ड्यूरिंग द जॉब लीव एनकैशमेंट का पैसा निकलवाया तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप एट रिटायरमेंट ले रहे हैं तो क्या होता है, तो समझिएगा अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन से रह गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यहां पे कवर नहीं होंगे, वो अदर्स में कवर होंगे, ठीक है। तो आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहे हैं तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब अदर्स वाले केस में देखिएगा यहां पे लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, जो सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पे जो लिमिट्स दे रखी हैं वो बड़ी खतरनाक सी हैं और 4 लिमिट है, ए बी सी डी, ठीक है। पहला अमाउंट रिसीव, चलो हो गया काम। दूसरा 3 लाख अमाउंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तीसरा दे रखा है एवरेज सैलरी निकालिए, एवरेज सैलरी निकालिए, कैसे निकालनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम वाली मत सोच लेना, और उसको इंटू कर दीजिए 10 से, उसको इंटू कर दीजिए 10 से। तो 10 इज अ इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट कैन बी नोटिफाई करके गवर्नमेंट इसको 10 को 8 भी कर सकती है, 10 को 12 भी कर सकती है, क्योंकि एवरेज सैलरी बताते के साथ ही आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, तो इस वजह से पहले ही बता रहा हूं। उसके बाद कहता है लास्ट लिमिट जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लीव्स लेफ्ट। अब ये लीव जो है लेफ्ट जितनी बची हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हो रही है ना, अब जितनी छुट्टियां पड़ी हैं, अब ये छुट्टियां डेज में होंगी या मंथ्स में होंगी, ये जनरली डेज में होती हैं, तो इसको डेज में होंगी तो डिवाइड बाय 30 कीजिएगा जिससे कि ये मंथ आ जाए, मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी।
और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अगेन एवरेज सैलरी। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बात जरा ध्यान से सुने फिर दोबारा। लीव्स लेफ्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। लीव लेफ्ट आप कैसे निकालेंगे? लीव लेफ्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 30। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 30 नहीं कीजिएगा, इसे करेंगे इंटू लीव अलाउड। आपको एक साल में कितनी छुट्टियां अलाउ होती हैं, माइनस लीव अवेल्ड। लीव अवेल्ड, ठीक है। और यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये जो लीव अलाउड है वो मैक्सिमम 30 डेज की काउंट होंगी आपकी। मतलब क्या कि आपका एम्प्लॉयर एक साल में आपको लीव एंड पेड लीव जो आपको अलाउ करता है 35 करता है। तो यहां पे अगर आपकी लेट से 35 ईयर्स की सर्विस हुई है और आपकी 40 ईयर्स की सर्विस हुई है और आपकी 35 डेज की लीव पर ईयर अलाउड है, तो इसे 35 ना लेके 30 लिया जाएगा इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 माइनस लीव अवेल्ड, माइनस आपने कितनी छुट्टियां अवेल की हैं। अब बच्चे जो हैं बस इस चीज को निकालने के लिए दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि आपको 3 इंफॉर्मेशन में से 2 इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी। आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस दिया हुआ होगा, आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस दिया हुआ होगा, आपको लीव अलाउड भी दिया हुआ होगा, लीव अलाउड भी दिया होगा, ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद लीव्स अवेल्ड, ठीक है ना, लीव्स अनअवेल्ड। आप सिंघानिया सर की बुक उठा के देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने वहीं से कुछ चर्निंग करके अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस डाल रखे थे। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी होगी, इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होने वाली है और वही आपने निकालनी है, वहीं पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन अगर मेरे आगे टाइम मिला तो मैं एक उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये आपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू लीव अलाउड, ठीक है, मैक्सिमम 30। अब यहाँ पे जो देखो, जब लीव माइनस लीव अवेल्ड, जो लीव अवेल्ड है, जैसे सपोज करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बंदे ने 40 साल काम किया और एक साल की 35 छुट्टियां मिलती हैं उसे। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 40 इंटू 35, ये टोटल 1400 लीव इसे मिली है, लीव अलाउ हुई हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसने 10 महीने की छुट्टियां अवेल कर ली, तो 10 महीने इंटू 30, इसने 300 छुट्टियां अवेल कर ली। ठीक है ना, अवेल कर ली। तो इसकी अनअवेल्ड कितनी बची हैं? इसके हिसाब से तो 1100 बची हैं। क्या यहाँ पे लीव अनअवेल्ड 1100 आएगा? नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 40 इंटू 30 करना है माइनस 300 करना है, तो ये कितना होगा 1200 माइनस 300 900। ये दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है और इसकी वजह से उनका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने लीव ग्रेजुटी के क्वेश्चन में यहां पे जब हम लोगों ने देखा था, यहां पे मैंने आपको बताया प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यहां पे क्या लेना है? एवरेज सैलरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाली और ये वाली एवरेज सैलरी दोनों सेम। एवरेज सैलरी लेनी है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months, 10 months, average salary of 10 months preceding the date of retirement, date of retirement, जिस दिन रिटायरमेंट हुई उस डेट को छोड़कर उससे पहले 10 महीने काउंट करने हैं। सर ये तो और ज्यादा क्रिटिकल हो गया। हाँ बेटे है तो, क्योंकि वहां पे तो उस महीने को छोड़ देना था। मतलब अगर किसी ने 17 तारीख को जॉब छोड़ी तो 17
तारीख को जॉब छोड़ी तो उस मंथ को छोड़ के पीछे वाले मंथ से 10 महीने काउंट करने थे। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर किसी ने 17 तारीख को जॉब छोड़ी तो 16 तारीख से बैकवर्ड 10 महीने की कैलकुलेशन करनी। सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटे, बहुत ईजी है, समझिएगा। अब यहां पे एक दिक्कत और देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। अब आप कहेंगे सर एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ निकाल के फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो 10 मंथ्स की सैलरी होगी। एकदम ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, एवरेज सैलरी का मतलब दे रखा है एवरेज सैलरी 10 महीने की निकालनी है। और ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो 10 है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कभी भी 12 या 8 कर सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सैलरी की कैलकुलेशन और समझा देता हूं थोड़ी सी, कि अगर किसी की 16/11/2021 को रिटायरमेंट हुई है, ठीक है, रिटायरमेंट हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इजीली समझ में आ जाएंगी ये चीजें, ठीक है। और इस टाइम पे इसकी सैलरी 50,000 रुपए थी। मैं इसको और अजीब सी डेट ले लेता हूं, इसको लेते हैं हम 17, ठीक है ना, 17/11 को। और इसकी जो सैलरी चेंज हुई थी 1/7/2021 को, इसको प्लस 10,000 का इंक्रीमेंट मिला था। मतलब इस डेट तक इसकी सैलरी जो थी हुआ करती थी, यहां पे जुलाई में इसका 10,000 का इंक्रीमेंट मिला। इससे पहले इसकी सैलरी कितनी हुआ करती थी? 40,000। अब आप क्या करें, आप एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन रखते हैं। 10 मंथ्स करने ना आपने, बड़ा इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से यहां तक की कैलकुलेशन देख लो, कितने दिन बन रहे हैं आपके, कितने दिन बन रहे हैं। आप मंथ टू मंथ मत जाना, सर मैं क्या करूंगा 16 मंथ से ले 16 डेज यहां के और उसके बाद पीछे पीछे जाऊंगा, ऐसे गलती मत कर देना, बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। आप क्या करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। ये नवंबर के हम लोगों ने 16 डेज लिए, ये पूरा मंथ, ये पूरा मंथ, ये पूरा मंथ, ये पूरा मंथ। तो हम लोगों ने ये क्या किया, 50,000 इंटू 4 मंथ्स इंटू 16/30, ये प्लस इससे पहले 40,000 थी ना। अब ये बताओ टोटल 10 मंथ्स की लेनी है कैलकुलेशन, ठीक है। 1 2 3 4 महीने निकल गए, 4 महीने और 16 दिन निकल गए, 4 महीने और 16 दिन निकल गए। अब आप बताओ कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। 14 डेज इसमें मिला दोगे तो ये 5 मंथ्स हो जाएंगे। तो आपके पास ये 5 मंथ्स एंड 14 डेज बचे। हो गई आपकी कैलकुलेशन पूरी। इतना इजी पार्ट है ये, बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं। सर पहली बात तो ये देखो ना, सैलरी का क्वेश्चन आया तो वो लीव एनकैशमेंट के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ है कि बस एक लीव का एनकैशमेंट, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन देगा। हाँ, सैलरी का क्वेश्चन लीव एनकैशमेंट के ऊपर पर्टिकुलरली 4 नंबर का उसने दे दिया, 3 नंबर का दे दिया, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए मैं ये आपको पार्ट समझा रहा हूं, वरना फुल फ्लेज क्वेश्चन में तो ऐसा पार्ट वैसे भी नहीं आता। ठीक है जी, तो लीव एनकैशमेंट मेरा पूरा हुआ। एक बार फटाफट इसके नोट्स गो थ्रू करते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इग्नोर फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे भी बेटे, यहाँ पे मैं ये बात बताना भूल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन इग्नोर करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन इग्नोर करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। फ्रैक्शन इग्नोर करना है। ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस विल बी टेकन। मीनिंग ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस जीएस पर टर्म्स प्लस कमीशन ऑन सेल्स। Salary would be calculated for the 10 months preceding the date of retirement. Where leave encashment has been received in past, limit of 3 lakh shall be reduced to the exemption claimed earlier. ठीक है जी सर। Leave salary to the legal representative or deceased is in the nature of the gift and taxable in the hands of legal representative. ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे 2 रिटायरमेंट बेनिफिट और बचे हैं, फटाफट छोटे छोटे से हैं, वो रिटायरमेंट बेनिफिट मैं आपके साथ कवर कर लेता हूं। एक तो था मेरा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देखिएगा, एम्प्लॉय के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया या एम्प्लॉय को जॉब करते हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे 5 लाख 15/26। याद आ गई कुछ चीजें। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन टेकन। फ्रैक्शन टेकन मतलब 6 मंथ्स और मोर को कंप्लीट ईयर मानेंगे। एवरेज सैलरी लेनी है। सैलरी में क्या लेंगे आप,
इस बार वो नहीं है बेसिक सैलरी डी एज पर टर्म प्लस कमीशन सेल्स, नहीं, ऑल मतलब ग्रॉस सैलरी माइनस एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन, एवरेज सैलरी लेनी है 6 महीनों की। अच्छा, मैं एक ग्रेजुटी में एक चीज बताना मिस कर गया, ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया रिटेंचमेंट कंपनसेशन। ग्रेजुटी में एक पॉइंट मिस हो गया जो कि आपके एमसीक्यू में उल्टे सीधे एमसीक्यू आए तो वो टपक सकता है, यहाँ पे था, हाँ, ये देखिएगा, ये कवर्ड वाले की बात कर रहे हैं, हम कवर्ड वाले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कवर्ड है 15, ये हम लोगों ने 15/26 लिया है। ये 15/26 जो लिया है, इधर देखो ना, ये जो 15/26 लिया है, ये कहता है 15 विल बी रिप्लेस बाय 7 डेज इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। शुगर इंडस्ट्री वगैरह होती है, वो 6 महीने काम करती है, 6 महीने बंद रहती है, तो उस केस में 15 डेज विल बी रिप्लेस बाय 7/26 करेंगे हम। एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इन केस ऑफ पीस रेट, जहाँ पे पीस रेट के हिसाब से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पे एवरेज सैलरी जो हम लेंगे वो 3 महीने की लेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया। उसके बाद एक और रह गया मेरे पास वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। हाँ, ये थोड़ा सा है और अच्छा पूछा भी जाता है, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट डिडक्शन एग्जम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 1010C, ठीक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख, जो छोटा होगा वो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो आप इस एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये समझिएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड शुड नॉट एक्सीड 3 मंथ्स फॉर ईच 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। मतलब अगर आपने 20 साल जॉब की है तो आपकी 3 महीने की सैलरी 20 साल से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो वो, और सैलरी एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस नंबर ऑफ मंथ। अगर आपकी 18 साल की जॉब बची हुई है तो 18 साल की जो सैलरी आपकी बनती है, ठीक है ना, 18 साल इंटू 12 महीने और 1 मंथ की सैलरी, वो मल्टीप्लाई करके जो आता है, ये दोनों अमाउंट, जैसे ये आया 7 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, और ये आया लेट से 8 लाख, ठीक है। और आपका एम्प्लॉयर जो आपको ये 80 लाख लिख दिया यार, क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ, आपका एम्प्लॉयर आपको वीआरएस दे देता है 8.5 लाख, तो इन दोनों अमाउंट से ज्यादा हो गया तो उस केस में आपको ये एग्जेम्पशन ही नहीं अवेलेबल होगी, 8.5 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया वीआरएस का अमाउंट लेट से 7.98 लाख, उस केस में ये विद इन द लिमिट है, तो आप इस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आ जाएगा 7.98 लाख और 5 लाख विच एवर लेस इज एग्जेम्प्ट, तो 5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2.98 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये जब ही आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल हो सकती है जब आपने कम से कम 10 साल जॉब में कंप्लीट कर ली हो, कम से कम 10 साल, या आपकी 40 साल की एज हो चुकी हो। तो 40 साल से ज्यादा की एज, 40 साल की एज हो चुकी है तो आपने वीआरएस ली, तब भी आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर मैंने 35 ईयर्स पे या 37 ईयर्स पे जॉब ज्वाइन की थी और 40 पे वीआरएस ले ली, एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 40 ईयर्स की एज हो गई। मैंने 20 ईयर्स पे जॉब ज्वाइन की थी और 32 पे जाके वीआरएस ले ली, तो मेरे को क्या ये एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि आपकी 10 ईयर्स से ज्यादा की जॉब हो चुकी है। अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बिकॉज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वैसे भी एम्प्लॉय नहीं होता, एमडी नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली वन। आप बार बार किसी कंपनी में, एक कंपनी में गए वहां पे वीआरएस ले ली, दूसरी कंपनी में ले गए फिर वीआरएस ले ली, तो ये एग्जेम्पशन केवल एक बार आपको अलाउ होगी, ठीक है। आगे, इट शुड बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयू, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड आईआईटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। इट शुड बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, इट शुड बी रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, वो मैंने आपको पढ़ दी। आइए जी, अब आते हैं डिडक्शंस पे। डिडक्शन सेक्शन 16 की हमारी डिडक्शंस है, ध्यान दें। सेक्शन 16 में एक क्लॉज आई हुआ करता था, वो खत्म ही हो गया। उसके बाद ये कहा गया, ये 50,000 हो गया भाई, कहाँ से रह गया। आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी बनेगी, आप कोई भी इंप्लॉई हैं, आप
उसकी जितनी सैलरी बनी और 50,000 विच एवर इज लेस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। सेक्शन 16 IA, सेक्शन 16 IA। तो इसकी लिमिट ओरिजिनली 40,000 दी थी, फिर इन्होंने बढ़ा के इसको 50,000 कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सबसे पहले तो इस चीज को देखिए ना, पहले तो ये बताइए कि मैं एम्प्लॉय हूं, एंटरटेनमेंट अलाउंस मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? भैया एंटरटेनमेंट अलाउंस की से रिलेटेड हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर अलाउंस की डिडक्शन नहीं पड़ी है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मेरे कैटेगरी ई में आएगा, क्योंकि वो ABC में कहीं कवर नहीं हुआ। तो पहली बात, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ऑलवेज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो अदर्स में आता हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एम्प्लॉय हो, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, पहली बात। उसके बाद क्या कहता है सेक्शन 16 2I कहता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला आपको, ऊपर तो फुली टैक्सेबल हो गया, लेकिन हम आपको नीचे डिडक्शन दे देंगे, कितने की? अमाउंट रिसीव, जितना आपको मिला, और 5,000 पर एनम, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। इनमें से जो सबसे छोटा होगा उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। होप्सो मेरी बात आपको क्लियर है। अदर्स को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये देखिएगा, व्हेन एंटरटेनमेंट अलाउंस इज रिसीव्ड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस सैलरी, बट डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 16। प्रोफेशनल टैक्स की बात मैंने पहले ही कर दी थी कि प्रोफेशनल टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने दिया, इट इज अ बेनिफिट फॉर यू, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन बाद में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये बात भी कवर होगी। ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 16 की डिडक्शंस नहीं मिलती है, ना IA की, ना 2 की, ना 3, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। समझ में आई बात? हाँ जी सर, समझ में आ गई बात। अब टॉपिक तो ऐसा है कि मेरे को इसमें टाइम लगता है समझाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि रिवीजन है, कराना तो है ही पार्ट। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ कि कितना समझा पाता हूँ आपको। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। बेटे होता क्या है, हम लोगों का प्रीवियस ईयर जो करंटली चल रहा है वो है 2021-22, प्रीवियस ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019-20। मैं लिखता जा रहा हूँ और मैं कितने भी पीछे तक जा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना ही लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को यहाँ पे 50,000 रुपये सैलरी मिलती थी, ठीक है। मेरे को जब 50,000 रुपये सैलरी मिल रही थी तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ की सैलरी टैक्सेबल हो रही थी, तो 5 लाख रुपए तक तो वैसे ही एग्जाम्प्ट रहता है, फिर 1 लाख रुपए पे मेरे को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, और इस साल भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरा एम्प्लॉयर कहता है यार तूने ना मेरा बुरे वक्त में साथ दिया। मैंने कहा मतलब सर? कहने लगे कोविड के टाइम में भी तू मेरे साथ रहा, मैंने तेरे को सैलरी कम दी, फिर भी तू ऐसे ही रहा, और मैंने काफ़ी टाइम से तेरी सैलरी नहीं बढ़ाई है, तो मैं तेरी पीछे की आज तक की सैलरी बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मतलब सर? कहने लगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी 2019 से, इसको छोड़ दीजिए, मैंने बना दिया समझाने के लिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। कह रहा मैं इस साल से तेरी 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मतलब सर? कहने लगे इस साल तेरे को 20,000 रुपये पिछले 2 सालों का, और 20,000 रुपये इंटू 12 इस साल का मिलेगा। मैंने कहा है? एक तरफ तो मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये 6 लाख रुपीज़ मिले, ठीक है। ये कितने मिल गए? 4,80,000 रुपीज़ ये मिल गए, और इस बार के भी 2,40,000 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो ये कितने हो गए जी? ये हो गए 7,20,000 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए। मैं तो खुश, लेकिन अब एक दिक्कत और हो गई, ये तो इसी से रिलेटेड है। तो ये तो मेरे को मिलने ही मिलने थे, तो ये तो हो गए 8,40,000। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, इस पे तो मेरे को टैक्स देना ही देना था।
लेकिन ये 8,40,000 जो इस साल के मिले वो तो ठीक है, लेकिन अब ये जो 4,80,000 पिछले सालों के मिले, 4,80,000 पिछले सालों के मिले, 1, 2, 3, 12, 13, 13,20,000 रुपीज टोटल मिल गए। तो मैं तो 10 लाख से भी ऊपर के ब्रैकेट में चला गया, और 10 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में चला गया तो मेरे को टैक्स कितना देना पड़ेगा, 30%। जबकि जबकि अगर ये 2,40,000, बहुत ध्यान से सुनना, ये 2,40,000 इसी साल में मिलते तो 8,40,000 यहां पे मिलते, और ये भी यहां पे 2,40,000 मिलते तो यहां पे 8,40,000 मिलते। तो यहां पे 840 पे टैक्स देना पड़ता है, यहां पे 840 पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये सारा पैसा मेरे को थर्ड ईयर में मिला तो मेरे को अब 13,20,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर निकाल के देखने की कोशिश करें तो 13,20,000 कितना आएगा, 13,20,000 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस, क्या हो गया यार, 96,000 प्लस 1,12,500, ये आ रहा है 2,08,500 के आसपास, वरना 8,40,000 पे टैक्स देना पड़ता। ठीक, अब मैंने कहा सर ये तो आपने तो ज्यादा दिया मेरे को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, मेरे को तो इकट्ठा टैक्स अब यहाँ पे देना पड़ेगा इकट्ठा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, फिक्र मत करो, तुम ये देखो कि तुम्हें आज ये पैसा मिला तो तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है। मैंने कहा जी इतना बन रहा है। कहने लगे अगर ये वाला टैक्स अभी ना देके, इन्होंने मेरे को कहा कि अगर 8,40,000 पे टैक्स देना होता तो कितना देता। मैंने कहा सर 8,40,000 पे टैक्स देना होता 5 लाख तक 12,500, उसके ऊपर 20%, तो मेरा इस पे 80,500 का टैक्स आता। मतलब अभी मेरे को देना पड़ रहा है 2,08,500 और फिर आता 80,500। प्लीज आई एम राइट नाउ आई एम इग्नोरिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन से, जबकि उसको इंक्लूड करके ही कंप्यूटेशन करनी होगी। तो 2,08,500 माइनस 80,500, तो मेरे को 1,28,000 का टैक्स फालतू देना पड़ा। तो कहने लगे कि पिछले सालों में तूने कितना दिया। मैंने कहा सर मैंने पिछले सालों में 6 लाख रुपए पे टैक्स दिया, और 6 लाख रुपए पे जो टैक्स बनता था वो बनता था कितना, 5 लाख तक निल, और उसके बाद 5 लाख से ऊपर 5 लाख तक निल, और 1 लाख के ऊपर 20%, तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 प्लस 12,500, 32,500, तो 32,500 देना पड़ता था। लेकिन उन सालों में भी स्लैब रेट बाई चांस चेंज नहीं था, अच्छा हो गया, तो 80,500 यहाँ पे बना। तो कहने लगे कि हर ईयर का डिफरेंस निकाल ले। मैंने हर ईयर का डिफरेंस निकाल दिया जी। ठीक है, 80,500, आपने हर साल का डिफरेंस निकालना है। हो सकता है आपके सालों में बाई चांस जब लंबी 10-10 साल के एरियर्स मिलते हैं तो स्लैब की में चेंजेस भी होते हैं। 80,500 माइनस 32,500, तो ये आया 48,000। मैंने कहा सर यहाँ पे 48,000 टैक्स फालतू देना पड़ा, यहाँ पे 48,000 टैक्स फालतू देना पड़ा। तो कहने लगे यहाँ का 48 और यहाँ का 48 दोनों उठा ले, इतना तो देना पड़ता ही ना। मैंने कहा हाँ, तो 96,000 और यहाँ पे कितना फालतू देना पड़ रहा है, 128 फालतू देना पड़ रहा है। अब इन दोनों को डिडक्ट कर दो, 1,28,000 माइनस 96,000, आपको इतने की हम छूट दे देते हैं 32,000 की। तो अब आप 2,08,500 मत देना, 2,08,500 माइनस 32,000 रुपीज आप हमें टैक्स दे देना। समझ में आई सर? तो ये है हमारी रिलीव अंडर सेक्शन 89(1), इतना ही है, ज्यादा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से सैलरी कंप्लीट है। सैलरी के समरी नोट्स मैंने लास्ट क्लास में ही आपको अटैच कर दिए थे। लास्ट टाइम मैंने मोटर कार का पग करा रहा था, तो मोटर कार मेरा लास्ट में था, तो एक दो चीजें मेरी उसकी स्किप हो गई थी, मैं वो एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो ये एक बार मोटर कार देख लीजिएगा। तो ये समरी चार्ट है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम खोला भी नहीं था, लेकिन इसके जो नोट्स है वो जरा देख लीजिएगा। वेयर मोर देन वन मोटर कार इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पसेज, ओनली वन ऑफ देम विल बी ट्रीटेड as it is used for the both purposes and all other cars will be considered for personal use। मतलब क्या, अगर कार 1, कार 2 और कार 3 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ये बोथ पर्पसेस के लिए है, दोनों के दोनों।
तो इनका जो भी दे रखा है कि मोर देन 1.6 लीटर है या लेस देन 1.6 लीटर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके हिसाब से दोनों का देखते हुए हम लोगों ने निकालना है कि एक ऑफिशियल रहे, सॉरी एक बोथ रहे और एक पर्सनल रहे, और एक पर्सनल रहे या बोथ रहे, तो उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकालना है, जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में निकालते थे, और उसके हिसाब से उस चीज़ को कवर करना है। मैं रिवीजन क्लास में पूरा डिटेल में और नहीं समझा सकता, इतनी बात बता सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी इज नॉट टैक्सेबल। वैल्यूएशन शैल बी डन फॉर द कंप्लीट कैलेंडर मंथ, मतलब या ये जो पर मंथ दे रखा है ये पूरे महीने का लिया जाएगा, चाहे आपको गाड़ी 5 तारीख को प्रोवाइड की गई हो चाहे 20 तारीख को दी गई हो। वेयर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो क्या कह रहा है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज अदरवाइज फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मतलब क्या, जहां पे कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है ये वाला केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है, और बाकी ये वाला तो ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है। तो ये मेरी लास्ट टाइम डिस्कशन रह गई थी, तो मैंने सोचा कंप्लीट कर दूं, और आज मेरी क्लास कंप्लीट हो गई सैलरी की। थैंक यू फ्रेंड्स।